दोस्तों, आज हम फिर एक फिरका परस्ती की लहर से गुजर रहे हैं। इस देश में ये लहर कई बार आ चुकी है और जब लहर आती है तो उसके बाद कुछ दिनों बाद थोड़ा थम जाती है और हमको ऐसा लगता है कि हमने उस खतरे को पार कर लिया। इंडिपेंडेंस के बाद कई लहरें आ चुकी हैं। सन 84 में एक लहर चली जिसमें आपको पता है, जिसमें सिखों का कत्लेआम किया गया पूरे देश में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वो इलेक्शन लड़ा पूरी तरह से एक कम्युनल फिरका परस्ती के बेसिस पर। फिर बाबरी मस्जिद के ढाने के बाद फिर से एक लहर फिरका परस्ती की इस देश में फैली। उसके बाद फिर से थोड़ा थम गई। फिर 2002 में हम फिर देखते हैं कि गुजरात से शुरू होता है और फिर से एक लहर फिरका परस्ती की इस देश में आती है और वो भी कुछ दिन बाद थोड़ा थम जाती है। और 2008 में हम फिर देख रहे हैं कि टेररिज्म के नाम पर एक फिर से फिरका परस्ती की लहर जो आज भी चल रही है, जिसका एक नमूना वरुण गांधी है। लेकिन हर बार जब ये लहर आती है, थम तो जाती है थोड़े कुछ दिन बाद, लेकिन थमने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट, उसका असर जो है पूरे समाज में, उसका जहर पूरे समाज में घुलकर थोड़ा रह जाता है। और उसका एविडेंस ये है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इस देश की जितनी भी संस्था हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, धीरे धीरे इस फिरका परस्ती के ग्रिप में आती चली जा रही हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस का कम्युनलाइजेशन होता चला जा रहा है। और यही वजह है कि इस देश में इतने सारे कानून होने के बाद भी, जो कि फिरका परस्ती के खिलाफ बड़े कड़े कानून बने हुए हैं। पीनल कोड में कोई भी जना ऐसी, जैसी वरुण गांधी ने स्पीच दी या जो गुजरात में हुआ, वो तो खैर एक्सट्रीम है, लेकिन हर रोज ये बाल ठाकरे वगैरह इस तरह की कम्युनल स्पीचेस देते हैं, जो कि इस देश के कानून में बड़ा सीरियस ऑफेंस है। अपने अखबारों में लिखते हैं, कम्युनल चीजें लिखते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। वो जहां के तहां बने रहते हैं। मोदी साहब आज भी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, जिनको बहुत पहले जेल में होना चाहिए था, और उनके सारे पुलिस ऑफिसर्स आज भी जहां के तहां बने हुए हैं, जिन सबको आज जेल में होना चाहिए था। तो ये इस चीज का एविडेंस है कि इस देश में धीरे धीरे हर लहर के बाद जो जहर सोसाइटी में बच गया, उससे धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशंस का, इस देश की सारी इंस्टीट्यूशंस का कम्युनलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए हमको जब लहर थम भी जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो ये खतरा टल गया और अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट रह जा रहा है। इससे अब लड़ने का क्या तरीका है? क्योंकि जब धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशंस कम्युनल हो जाएं, तो कैसे इससे लड़ा जाए? एक बिल प्रपोज किया गया था कुछ साल पहले, जिसको कम्युनल वायलेंस बिल जिसका नाम दिया था, जिसमें एक खास चीज ये थी कि उसमें एक नए तरह के ऑफेंस डिफाइन करे गए थे, जिसको कमांड ऑफेंसेस कहते हैं। यानी कि अगर कोई पुलिस अफसर या कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई भी अफसर जिसकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कम्युनल ऑफेंसेस को रोकना, अगर वो उसको नहीं रोकता और होने देता है, कुछ नहीं करता,
तो फिर वो भी एक बड़ा सीरियस ऑफेंस उस बिल के अंडर माना जाता था। लेकिन वो बिल आज तक लाया नहीं गया, पता नहीं किस वजह से उसको एनैक्ट नहीं किया गया। मेरी राय ये है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस का कम्युनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, एक बहुत जरूरी है कि इस देश में, खैर कम्युनल वायलेंस बिल तो एनैक्ट होना ही चाहिए, लेकिन एक कम्युनल हार्मनी कमीशन का गठन करना चाहिए जिसमें सारे कम्युनिटीज के कम से कम एक एक नुमाइंदे हों और उनका सिलेक्शन इस तरह से किया जाए जिससे कि वो सरकार, पहली बात तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो तो सरकार के तहत ना हो, दूसरी बात सिर्फ सरकार उसके नुमाइंदों को सेलेक्ट ना करे, उनका सिलेक्शन जो इस तरह के स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या इलेक्शन कमीशन या और भी कई माइनॉरिटीज कमीशन वगैरह, इस तरह के स्टैट्यूटरी बॉडीज उसमें एक एक नुमाइंदा सेलेक्ट करें और उनका सिलेक्शन भी ऐसे होना चाहिए जिसमें कि सारी कम्युनिटीज के लोग रिप्रेजेंटेड हों। उस कम्युनल हार्मनी कमीशन के पास अपनी इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी होनी चाहिए और पूरी पावर होनी चाहिए इस तरह के लोगों के खिलाफ जो कम्युनल ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट करने की। जैसे ये बाल ठाकरे, नरेंद्र मोदी टाइप के जितने भी नेता वगैरह हैं या जितने भी पुलिस के अफसर या कहीं पर भी और अफसर या आम लोग भी हैं, उनके प्रोसिक्यूशन की पावर उस कमीशन के पास होनी चाहिए। और उनको ये भी अख्तियार होना चाहिए कि जो अफसर या जो भी किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में जो लोग कोई कमांड ऑफेंस कमिट करते हैं, यानी कि कम्युनल वायलेंस को या कम्युनल ऑफेंस रोकने की कोशिश नहीं करते, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन या उनको सरकार से बर्खास्त करने की पावर उनके पास होनी चाहिए। तो ये तो एक सुझाव है कि कानून में और इंस्टीट्यूशंस में क्या बदलाव लाया जा सकता है कम्युनल, ये जो फिरका परस्ती का जहर जो बढ़ता जा रहा है समाज में, उसको रोकने के लिए। दूसरा जो एक बहुत बड़ी जरूरत है, जो कि कालिदास गालिब फाउंडेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस जिसको कर सकते हैं, वो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में इंटरैक्शन बढ़ाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जैसे ये वरुण गांधी या मोदी टाइप के लोग एक ऐसी धारणा अलग अलग कम्युनिटीज में फैला देते हैं दूसरी कम्युनिटीज के बारे में जो बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत होती हैं और जो आसानी से मिटाई जा सकती हैं अगर कम्युनिटीज के बीच में थोड़ा इंटरैक्शन बढ़ाया जा सके। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बहुत ही जरूरी हैं, इनकी बहुत ही अहमियत है, जैसे कालिदास गालिब फाउंडेशन जो कि इस तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करें, डायलॉग्स ऑर्गेनाइज करें कम्युनिटीज के बीच में। अलग अलग कम्युनिटी जाती है ऐसे कम्युनल लोगों के जरिए, जैसे ये बाल ठाकरे या नरेंद्र मोदी या वरुण गांधी वगैरह, उसको मिटाया जा सके। मीडिया जो है आज बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है इस कम्युनल फीलिंग्स को भड़काने का। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बड़ा प्रिंट मीडिया भी जो है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं रह गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक ये नेशनल मीडिया, एक ये जैसे प्रेस काउंसिल है वैसा एक मीडिया काउंसिल बने जिसको आप पूरी पावर दें कि अगर इस तरह के, पहली बात तो वो सरकार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, और उसमें भी हर तरह के लोग होने चाहिए और उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए कि अगर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कम्युनल जहर फैला रहा है, इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है जिस तरह का आज किया जा रहा है, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का, उनको बंद करने की भी पूरी पावर उस मीडिया काउंसिल के पास होनी चाहिए। टेररिज्म आज एक
और जरिया बन गया है इस तरह की कम्युनल फीलिंग्स या फिरका परस्ती को बढ़ावा देने का। आज जब जब भी कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है इस देश में, तो सरकार की तरफ से, खासकर भाजपा की तरफ से, ये सबसे पहले ये जो संघ परिवार है इनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा होता है कि हमको कड़े कानून लाने चाहिए, हमको सख्ती से इसको डील करना चाहिए। और हम देखते हैं कि सरकार भी उस तरह का एक कम्पिटिटिव कम्युनल कार्ड उस समय खेलने की कोशिश करती है। और जैसे हमने बंबई के बाद देखा कि सरकार के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने शायद बीजेपी, मतलब ट्राइंग टू स्टील द थंडर ऑफ द बीजेपी, उसके चक्कर में एक पाकिस्तान के खिलाफ फीलिंग्स भड़काने का काम किया, और दूसरा ये सब बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, हमको और सख्त कानून बनाने चाहिए, और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में कई संशोधन करके उसको और कड़ा कर दिया। तो ये जो धारणा बनती जा रही है कि भाई आतंकवाद से निपटने का बस यही तरीका है कि भाई हम सख्त कानून बनाएं और बहुत सख्ती से निपटें, ये बिल्कुल गलत धारणा बनती जा रही है। क्योंकि हम इराक में देख चुके हैं जिस तरह का आज टेररिज्म अब हम देख रहे हैं, वो एक बहुत डेस्परेट सुइसाइडल टेररिज्म टाइप का है। क्योंकि जो लोग उसमें इंडल्ज कर रहे हैं वो लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जो जब ऐसे लोग टेररिज्म करने लगे जो जान देने के लिए तैयार हैं, तो उनसे आप सख्ती से नहीं निपट सकते। इराक में हमने देख लिया है, उससे और टेररिज्म बढ़ेगा। इराक में तो अमरीकी फौज है, पूरी फौज है, उनके पास हर तरह के कानून है, जिसको चाहे पकड़ लें, जिसको चाहे गोली मार दें, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई आप कोर्ट में नहीं जा सकते किसी के खिलाफ। लोगों को 5-5 साल तक बिना किसी चार्ज के जेल में बंद किया हुआ है। लेकिन उससे कोई टेररिज्म कम थोड़ी हुआ है, उससे तो और बढ़ा है वहां पर। क्योंकि अगर आप इस तरह के कानून लागू करेंगे, ड्रैकोनियन कानून जिसको कहते हैं, जिसमें आप पुलिस को या आर्मी को इस तरह के और अख्तियार दे देते हैं कि बिना कोई सवाल पूछे आप जिसको चाहे बंद कर लें, तो उसका नतीजा ये होता है कि इनोसेंट लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है और उससे और टेररिज्म बढ़ता है। तो इसलिए इससे डील करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि भाई इनके जो लोग इस तरह का सुइसाइडल टेररिज्म में इंडल्ज कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, क्यों ऐसा सोचते हैं कि भाई वो अपनी जान देने पर भी लोगों को मारने के लिए तैयार हैं, क्यों इतना भड़क गए हैं वो लोग। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप इससे डील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कुछ चीजें मेरे मन में थी जो मैंने कह